अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक ऑन स्क्रीन और मुझे कहते हैं सुहाब अफजल। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हरमीत आज हमारे साथ मौजूद है, छुट्टी मना रहे हैं कहीं पे जाकर। आज इस्लामाबाद नहीं, आज हमें फौरन पिंडी जाना चाहिए था और हरमीत को इस्लामाबाद स्टूडियो की पिंडी होना चाहिए था बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे मैच शुरू हो गया है। बैठ के मुझे लगता है क्रिकेट मैच देख रहा है, तो मैच से शुरू कर लेते हैं। आज क्रिकेट मैच शुरू हो गया पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। मैच के बारे में बहुत देर तक, कल रात गए तक ये खबरें चल रही थी कि शायद आज मैच ना हो पाए। उसकी वजह यह है कि 14 प्लेयर्स इंग्लैंड टीम के किसी पूरा सलार वायरस का शिकार हो गए थे, जिससे उनको फ्लू भी हुआ था, उनके पेट भी खराब थे और ईसीबी और पीसीबी दोनों मुश्तरका तौर पे परेशान बैठे हुए थे क्या किया जाए। तो खबरें पहले तो ये आ रही थी कि एक दिन के लिए डिले कर दे, मैच शायद जो है वो जुमेरात की बजाय जुमे को हो, लेकिन फिर 7:30 बजे का आज टाइम दिया गया और ये हुआ कि 7:30 बजे आज मीटिंग होगी। 7:30 बजे ईसीबी ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने फिर क्लियरेंस दी और मैच अब आखिरकार शुरू हो गया। जो लोग मैच के शायकीन है वो देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा साथ में खूब गहमा गहमी है, स्टेडियम में लोग मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं। 17 बरस के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची। सर शायकीन क्रिकेट तो चले खुश हैं ही, ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस जो है वो खुश है कि 17 साल बाद इंग्लिश टीम जिसे पूरी दुनिया मानती है और जिसे हमें भी देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी कमियों खामियों पे काम करके ग्रेजुअली अपने आप को मनवाया है। लेकिन सर उसके बावजूद भी जो शायकीन क्रिकेट नहीं भी है वो इस बात से खुश है कि क्रिकेट कम बैक होम, ये वाला एक फील जो है ना वो लोगों को बड़ी पसंद आ रही है कि चलो एक तो पिंडी में मैच है, लोग काफी खुश है कि इंग्लिश टीम एक तो पाकिस्तान में है। बड़ा एक वार्म वेलकम सर पीसीबी की जानिब से, क्रिकेटर्स की जानिब से, आम शायकीन क्रिकेट की जानिब से दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल से टॉस जीत कर इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। सर कैसे लगता है, कैसे लगता है आपको डिसीजन? मतलब जो देखने वाले हैं वो तो कहते हैं कि जी ये फैसला जो है वो अब पता नहीं पाकिस्तान की फेवर में होगा या नहीं होगा, लेकिन ऑल दो हम आपको बताते हैं कि टॉस जीता इंग्लिश टीम ने और अब बाकायदा तौर पर बैटिंग का फैसला किया है। पहले काम टू द ग्राउंड सर। अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे इंग्लैंड टीम ने बैटिंग शुरू कर दी है और आज के मैच की एक और खास बात यह भी है कि आज के मैच में पाकिस्तान की तरफ से 4 प्लेयर्स के बारे में कहा जाता है कि वो डेब्यू करेंगे, पहला मैच खेलेंगे। ये होंगे जी साउथ स्कील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद। इनके बारे में उम्मीद है, अब पता नहीं ये होता है कि नहीं होता या हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हमारे पास पहले खबर ये थी। 2 या 3 भी हो तब भी पाकिस्तान की तरफ से नए प्लेयर्स ने डेब्यू करना है। काफी एतबार से ना ये बड़ा एक ऐसा मैच है जो तारीखी हो सकता है काफी एतबार से। जिस डेब्यू करने की आप बात करें, दे आर वेरी एक्साइटेड, बट समहाउ यू नो इंग्लिश टीम के साथ आपके मध्य मुकाबले इंग्लिश टीम हो तो आप कुछ कॉन्शियस भी हो जाते हैं इस डेब्यू में ना, तो इस हवाले से आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैच की वजह से चारों तरफ सड़कें बंद कर दी गई हैं, ऐसे ही है। और आमदो रफ्त के लिए थोड़ी सी लोगों को परेशानी है, लेकिन फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं, बाहर से टीमों को बुलाते हैं, तो आपको सिक्योरिटी के हवाले से कोई ना कोई ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को थोड़ी परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। सिक्योरिटी के हवाले से मैच पे भी वापस आएंगे, लेकिन ये कहें कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में दोबारा हमलों का इंदिया दिया है, एक बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ थे वो नाकाम हो गए हैं, तो लिहाजा हम दोबारा हमले करेंगे। और उन्होंने उससे पहले पिछले 2-3 दिनों में जो हमले हुए हैं, जिसमें कल बलूचिस्तान में कोयटा में एक हमले की ख़ास तौर पे बात आई, जहाँ पे पुलिस की गाड़ी थी उसको निशाना बनाया गया, जिसमें 4 पुलिस वाले शहीद हुए और वो लोग थे जो आपकी पोलियो वैक्सीन लगाने के लिए ड्यूटी पे जा रहे थे, उनके साथ लोगों की सिक्योरिटी के लिए थे, उनकी बस को निशाना बनाया गया। उसके साथ 27-28 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए, आम शहरी जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मुज़ाकरात छोड़ के इनका कड़ा कमा किया जाए। जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, रियासत को चाहिए इनको किसी सूरत में बख्शा ना जाए। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है अगर ऐसी होती है तो। पुलिस के लोग एक नोबल ड्यूटी के लिए जा रहे थे और पोलियो का हम जानते हैं कि पोलियो का ख़तरा पाकिस्तान में बड़ा ऐसा ख़तरा है जिससे वापस आ सकता है। इस हवाले से कि कुछ केसेस हमें मिलते हैं दुनिया में जहाँ 2 मुल्क रह गए जहाँ पे पोलियो के जरासीम पाए जाते हैं,
और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। सर, दहशतगर्दी फैलाने का कतई तौर पर से अगर अब इस टीम को देखें जो कि पोलियो की टीम थी, ऑब्वियसली नोबल कॉज के लिए वहाँ जा रही थी और एक पूरा अमला मौजूद था जो कि इस मकसद के लिए वहाँ जा रहा था कि वहाँ पर मौजूद बच्चों को जो पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीन को 100% श्योर किया जाए कि वहाँ पर बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। और सर, उनका मकसद इस टीम को टारगेट करना नहीं, सिर्फ दहशत फैलाना है, दोबारा से ये पैगाम देना है कि जी हम दोबारा से एक्टिव हैं बिकॉज हम एक टेबल पे नहीं आ सके और मुज़ाकरात नहीं हो सके। लेकिन सर, बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपने देखा है कि पिछले बहुत सारे ऑपरेशंस में किस तरह से पाक फौज ने और आर्मी ने अपना किरदार अदा किया और अब नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, उनको लेके लोग काफ़ी बात कर रहे हैं कि ये अब बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे कि सियासत से अलग करके सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाएंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस को भी प्लानिंग के तौर पर लिया जा रहा है, डिस्कशन की जा रही है। सर, तो ये अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तक बात अब रुक नहीं सकती, हम मुज़ाकरात पर, निगोशिएशन पर अब यकीन नहीं रखते, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, इनका खात्मा ही मुल्क की सालमियत के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब बहुत सारी उम्मीदें हैं इस हवाले से। पोलियो की कैंपेन भी साथ चल रही है और वो तमाम लोग जो छोटे बच्चे जिनके घर में हैं उनको चाहिए पोलियो के कतरे पिलाएं ज़रूर, किसी भी सूरत में आप रुकावट ना बने। कैंपेन भी आपको ये बताती है कि पोलियो का ख़तरा एक ऐसा ख़तरा है जिसका मरीज़ कुछ अर्से में अगर उसको पोलियो कतरे ना पिलाए हो तो उसका जिस्म लागर हो जाता है, उसके आज़ा ऐसे हो जाते हैं कि वो चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है, जिंदगी भर की और ज़िंदगी भर का एक मरीज़ बन के सामने आता है। तो पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं अपने बच्चों को। जो लोग आएँ, आप ये देखें कि वो अपनी जान हथेली पे रख के आपके पास आते हैं, दूर दूर का सफ़र करते हैं। बड़ी बड़ी रोशन मिसालें ऐसी जहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीमें ख़वातीन हैं। जो एक हमने स्टोरी चलाई थी कि कैसे सिंध के इलाके में खातून है जो मोटर बाइक पे जाके कहाँ कहाँ दूर दराज इलाकों का सफ़र करती है। इसी तरह से नॉर्दर्न एरियाज में बर्फ़ से ढके हुए इलाके जो हैं वहाँ पे बर्फ़ के अंदर से गुजरते हुए वो जो लोग हैं वो कतरे पिलाने के लिए पहुँचते हैं, उनको वेलकम करें, उनको शाबाशी दें। सर, ये बड़ी बात है जो आपने की ना कि इतनी मुश्किलात को दूर करके जब ये अमला और टीम जो है वो उन इलाकों तक पहुँचती जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर फिर मुझे लगता है कि हमें बार बार इस चीज़ पर एम्फसाइज करना चाहिए कि आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब कल हम तौम परस्ती की बात कर रहे थे तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशियस लोग हैं जो कि बहुत सारा इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में इसको कहते हैं कि नहीं कतरे इस तरह से हो जाएंगे, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, या बहुत सारी ऐसी तौम परस्ती जो है वो इन इलाकों में पाई जाती है। जहां पर भी आपको टीम आ रही है, आपको कतरे पिलाने के लिए आ रही है, इस बात का यकीन कर लीजिए कि आपके बच्चे को सारी जिंदगी माजूरी से बचाने के लिए एक वाहिद रास्ता है, वो है पोलियो वैक्सीन। तो जहां पे भी आप टीम देखें, अगर आप शहर में मौजूद हैं, देहात में मौजूद हैं, गांव में, नॉर्दर्न एरियाज में, बलूचिस्तान वाले इलाकों में, तो बच्चों को खास तौर पर मेक श्योर करें कि पोलियो के कतरे जरूर पिलाए जाएं। सर, ये बहुत जरूरी है। आपको गुमराह करते हैं ना लोग, बाद लोगों को ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग गुमराह करते हैं कि पोलियो के कतरे से पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कमज़ोरी हो जाएगी जिसमें, या मतलब इसके कोई रिएक्शन में कोई चीज़ हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया भर में और गैर इस्लामी भी नहीं है कोई पोलियो का कतरा, कोई भी किस तरह से अगर ऐसा होता तो सऊदी अरब में, टर्की में, जो बहुत ज़्यादा इस्लाम के हवाले से काम करने वाले मुल्क भी हैं और ऐसे भी हैं जहाँ पे इस्लाम का फैलाव ज़्यादा है। पूरे यूएई में कहीं कोई मोतरज़ नहीं होता, कहीं कोई आलिम ये नहीं कहता कि पोलियो के कतरे जो हैं इसमें कोई गैर इस्लामी कोई फतवा इस हवाले से कोई ऐसी बात एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बच्चों को अपनी माजूरी से बचाने के लिए इसका इनिशिएटिव ज़रूर लें, ना सिर्फ अपने बच्चों का बल्कि इर्द गिर्द भी देखें और दूसरों को भी कन्विंस करने की कोशिश करें, बीइंग अ पेरेंट्स भी। आगे बढ़े सर, एक और बड़ी आगे चलते हैं। मैंने बात करनी है आज राबिया बीबी उस्मान की। राबिया बीबी उस्मान का आज जन्मदिन है और उनकी सुबह सुबह मैं फेसबुक के ऊपर एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने एक छोटी सी चीज़ लिखी थी। आज उनका जन्मदिन है। राबिया बीबी उस्मान को 28 बरस पहले बिल्किस ईदी ने एक झूले पालने में से, जिनका पालना है वहाँ से उठाया था और ये बिल्कुल मालूम नहीं था इनके वालिदैन कौन है। राबिया बीबी उस्मान ने लिखा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्किस ईदी ने मुझे नाम दिया। क्या बात है। अपनी माँ के नाम पे, राबिया बानो के नाम के ऊपर मुझे नाम दिया राबिया बीबी, और मेरा पहचान बनी। मुझे उन्होंने माँ का प्यार दिया, इसी तरह से ईदी साहब जो थे उन्होंने बाप का प्यार दिया। इन्होंने इनकी परवरिश की और आला तालीम हासिल करते हुए इस वक्त ये नाइकी कंपनी में
सीनियर एनालिस्ट हैं। क्या बात है, इतनी इन्होंने तरक्की की और है। सर जब ये पोस्ट आई थी और जब हमने इसको सोशल मीडिया पे बहुत शेयर किया था कि इतनी अच्छी डिजिग्नेशन पे पाकिस्तान का अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर रही हैं, तो पाकिस्तान का अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने के साथ साथ अब्दुल सत्तार ईदी और अगर उनकी ये जोजा की बात की जाए, बल्कीस बेगम की, तो सर इन्होंने जो किया है उन बच्चों के लिए जिनके वालिदैन किसी तौर पर भी उन्हें कबूल नहीं करते या वो इस दुनिया में नहीं रहते, या कोई भी यतीम बच्चों के सर पर सर जिन्होंने हाथ रखा, इनकी तादाद तो चले राबिया के अलावा इतनी बड़ी तादाद में, जो कि मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे साल गुजरेंगे ये बच्चियां बच्चे सामने आएंगे, जो कि सिर्फ खास तौर पर बच्चे किसके हैं, ईदी साहब के, क्योंकि उन्होंने बच्चों की तरह पाला है इनको। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है जो ईदी फाउंडेशन ने किया है, अब तक करते चले आ रहे हैं। एक तो मतलब मैं ये कहूँ कि राबिया बीबी ने जैसे लिखा हुआ है कि बिल्किस ईदी एक अजीम औरत है, नो डाउट, जो मतलब अजीम औरत थी, अब तो कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो गया, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। ईदी साहब के भी बहुत ही जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, शेल्टर होम्स बनाए, यतीम बच्चों के लिए पालने बनाए, और खुद कितनी सादा जिंदगी गुजारी, और इंतहाई सादा जिंदगी ये के सबसे साथ। अहम बात है कि आप एनजीओ देखते हैं, फाउंडेशंस देखते हैं, हम जो जिस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक लाइव एग्जांपल जो हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी और पूरी ईदी, सर आपने देखा एम्बुलेंसेस कितनी बड़ी तादाद में अभी भी फंक्शन करती हैं, वो एक सर्कल बना के, वो एक साइकिल बनाकर चले गए हैं दुनिया से, लेकिन लोग अब भी मुसलसल मुस्तफीद हो रहे हैं। फैसल ईदी की अगर बात की जाए, वो भी इस कोशिश कर रहे हैं, अंतक मेहनत कर रहे हैं कि उस मिरास को आगे लेके जाया जाए, जिस तरह से उनके वालिद साहब सब कुछ करते थे वो भी आगे लेके जाएं, लेकिन अपनी रहती जिंदगी में जो पिक्चर्स, वीडियोस और जो मुलाकातें लोगों ने उनसे की हैं, सर इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी, और अगर लोगों के फंड्स की बात की जाए तो इतनी बड़ी तादाद में लोग उन्हें कोऑपरेट भी करते थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात की तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन सर खुद इन्होंने इतने छोटे से घर में जहां बच्चे रहते थे वहीं खुद रहते थे, खुद नहलाते थे, खुद धुलाते थे, खुद प्यार करते थे, खुद खाना खिलाते थे जमीन पे, उसी तरह उनके साथ बैठ के जिस तरह के बच्चे मतलब हैं उन वो माहौल, और माहौल इतना अच्छा है कि आप ये देखें कि इस वक्त बाहर के मुल्कों में राबिया बीबी का नाम बहुत बड़ा है, इसलिए कि नाइकी जैसी बड़ी कंपनी में वो एनालिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं, जो एक बात का सबूत है कि ऐसे बच्चे जिनको छोड़ दिया जाता है, लावारिस हो जाते हैं, अगर ज़रा सी केयर उनको दी जाए तो कितना बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं, कितना बड़ा यानी अगर लोग मुखय्यर हज़ार जिस तरीके से मदद कर रहे होते हैं इसी तरह मदद करते रहे तो आप यानी पाकिस्तान का नंबर, पाकिस्तान की शख्सियात बना सकते हैं। शख्सियात बनाने के साथ साथ अगर बीइंग अ मुस्लिम हम देखें तो देखिए यतीम के सर पर हाथ रखने की कितनी सारी नेमतें, बरकतें बताई गई हैं ना, कि आप एक यतीम की कफालत करें तो आखिरत में आपको इस चीज़ का कितना सवाब मिलेगा। तो इतने यतीमों की कफालत करना, और फिर ये वो बच्चे हैं सर जो ज़हीन हैं, ये वो बच्चे हैं जो काबिल हैं, जिन्हें पॉलिश करके इस काबिल बनाया जा सकता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करें बल्कि अपना मुस्तकबिल भी संवारें। तो जी हम तो सर पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं और राबिया बीबी को भी जन्मदिन मुबारक। आज ही कल एक और खबर आई और वो ये है कि मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के बेटे अकबर लियाकत अली खान इंतकाल कर गए। नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर तब्दीली हुई और लियाकत अली खान को वजारत उज़्मा का मनसब दिया गया। अकबर लियाकत अली खान गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे और उस वजह से उनका इंतकाल हुआ, किडनी फेलियर हो गया। अल्लाह उनको भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। लियाकत अली खान के बारे में मैं ये बात बताऊं कि करनाल के वो नवाब थे और बहुत बड़ी स्टेट थी और इंतहाई अमीर कबीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक था जी। और जब पाकिस्तान आया तो उन्होंने वो स्टेट छोड़ दी और हालत ये थी कि जिस वक्त लियाकत अली खान को शहीद किया गया है तो जब उनके कपड़े उतारे गए तो उनकी बुनियाद के अंदर सुराख थे। क्या? तो उन्होंने अपने लिए गुर्बत चुनी और अपने लिए वो रियासत, वो अमारत नहीं चुनी जो बहुत से लोगों ने जाली क्लेम दाखिल करके और जाली जायदादें बनाई। तो लियाकत अली खान का बहुत बड़ा एहसान है, पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत उनका रोल था, कायद-ए-आज़म के गहरे साथी थे। तो उनके बेटे अकबर लियाकत अली खान यानी उनके काफ़ी इंटरव्यू वगैरह भी चलते रहे, उनके लिए भी लियाकत अली खान ने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कोई बहुत अमीर कबीर शख्सियात बन जाते। तो बहरहाल अकबर लियाकत अली के हवाले से हमने ट्रिब्यूट
पेश और करना सर था ये लियाकत अली आपकी जो खान को बातें भी। हैं ना सर, ये सारी बातें हम करना भी ये चाह रहे हैं कि आज के मौजूदा सियासतदान या मौजूदा जो इक़्तिदार में और ओहदों पर विराजमान लोग हैं वो इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना वो उन्होंने खुद कैसी ज़िंदगी गुजारी और फिर उनका बेटा कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब तो हमारे यहाँ पर मौजूद सियासतदान या किसी भी पार्टी के लीडरान की अगर बात की जाए तो क्या शान उनकी सर चीज़ें होती हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 नस्लों के लिए तो अभी चूद है। वो करके ऐसे जाते हैं ना, करके ऐसे जाते हैं। किसी ने यानी तोशा खाना से तहाइफ ले लिए होते हैं, किसी ने एवन फील्ड में फ्लैट्स बना लिए होते हैं, किसी ने कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है। जाती उम्रा में महलात का सिलसिला है। वाह सर वाह। कोई जो है वो जाली क्लेम्स के जरिए पीर बना बैठा हुआ है जायदादें ले लेके। सही बात। तो मतलब ये एक ऐसा सबक है जो लियाकत अली खान के हवाले से मिलता है हमें कि आपका नाम हमेशा ता क़यामत बाकी रह सकता है नोबल लोगों के अंदर अगर आप इस तरह के काम करें। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास ये है कि 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। यकम तक 4 दिसंबर आर्ट्स काउंसिल में मुनक़द होगी। अहमद शाह साहब जो उसके सदर हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के, उन्होंने इसके बारे में ऐलान किया। इफ्तिताह आज इसका होगा। मोहम्मद अहमद शाह इनके साथ कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद थे, अनवर मकसूद थे, नूरुल हुदा शाह थी। इन्होंने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कितनी सेशंस होंगे, कितनी ज़्यादा अदब के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है और उर्दू अदब के लिए ख़ास तौर पे तो मंदूबीन तमाम दुनिया से आए हुए हैं जो उर्दू के बारे में काम करते हैं, उर्दू की खिदमत करते हैं और उर्दू में लिखते हैं। तो बहुत 45 से ज़ायद जो है वो इजलास होंगे और उन मुख्तलिफ इजलासों में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू अदब में जो लोग महारत रखते हैं और जो लोग उर्दू अदब से लगाव रखते हैं, शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। और सर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चलिए ये तो कल हुई है, इसके अलावा जो पिछली कॉन्फ्रेंस थी ना उर्दू की, आपने उसके बहुत सारे क्लिप्स अब तक देखे होंगे जी। मतलब बहुत सारे क्लिप्स लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब उसके पिछले साल से लेकर इस साल तक वो चीज़ ट्रेंड में ही रहती है तो लोग काफ़ी इंतजार करते हैं इस कॉन्फ्रेंस का। तो ऑब्वियसली जो तमाम लोग देखने वाले वो जरूर जाएं। उर्दू अदब से लगाव रखने वाले लोगों के लिए यकीनी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं सर, आज हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। हमने शुरू में भी आपको खबरी कर दी है लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको आज का टॉप स्टोरी बताते हैं कि आज के टिपिकल रनडाउन में हमारी टॉप स्टोरीज क्या है। कल एक अहम ऐलान किया गया है, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो सर अप्रैल में कराने का फैसला कर लिया है और ये बल्दियाती इलेक्शन जो है वो अप्रैल में कराए जाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी है इस हवाले से अगर पीटीआई की बात की जाए तो उनके भी मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं। फवाद साहब कहते हैं कि हमें रमजान से पहले इलेक्शन कराने हैं और ये उनकी चीजें हैं जो ऑन एंड ऑफ कन्वे करते रहते हैं थ्रू मीडिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टॉप स्टोरी में आपको बताएंगे सकाफत की हम बात करेंगे, लेकिन सकाफत कहाँ की होगी? सूबा बलोचिस्तान की। वहाँ की सर एक स्पेशल छड़ी है, वो किस चीज की अलामत है और उस पर एक जबरदस्ती रिपोर्ट है। हाँ, तो हम उसकी सकाफत की अलामत है, वो कैसे बनती है, मेकिंग कैसे होती है उसकी और उसकी क्या मतलब क्रेडिबिलिटीज हैं, तो ये आपसे डिस्कस करेंगे, आपको जानकर काफी मजा आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको बताना भी चाहेंगे कि आपके बच्चे, खासतौर पर अगर स्ट्रीट चिल्ड्रंस की बात की जाए, वो बच्चे जो मांगते हैं और वो बच्चे जो मजदूरों के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये है AET फाउंडेशन स्कूल जो कि मुफ्त तालीम मुहैया करता है। ना सिर्फ मतलब एक शहर तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनकी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसको डिटेल में आज आपसे हम शेयर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सर अगला सेगमेंट है, मैं तो इसको समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन जो हमारे साथ माहिर नफ्सियात होंगे वो हमें ज़्यादा बेहतर समझा सकेंगे। सर है जज्बाती जहानत क्या है? मतलब आपको कहा जाता है कि आप वैसे बड़े मजबूत असाब के भी हों तो कोई ना कोई आप में जज्बाती अंसर पाया जाता है और हम खवातीन तो सर खासतौर पे बहुत जज्बाती होती है, ज़हीन होने के बावजूद भी। अगर बहुत सारी खवातीन को देखो, इतनी जहानत के बावजूद भी कहीं ना कहीं जज्बाती फैसला करके आप कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो कि ज़िंदगी भर शायद आपको रिग्रेट की सूरत में आपकी ज़िंदगी में रहे। तो ये जज्बाती जहानत क्या चीज़ है और आप किस तरह से इसको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज नईम योगी हो गया
हमारे साथ। Yes. योगा की भी जरा बातें करेंगे थोड़ी सी। और वो कहते हैं भाई कोई ट्यूटोरियल नहीं देखना, कोई यूट्यूब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देख के शुरू मत हो जाए अब योगा करने, कोई आपको पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव ही साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट आना शुरू हो जाए तो ऐसा ना करें, अपने खुद आप योगिस्ट ना बने। हम आपको अच्छे अच्छे टिप्स बताएंगे आज के रनडाउन में। ठीक है, चलिए डेली आगे डोज की बढ़ते तरफ चलें। चले सर डेली डोज की तरफ चलते हैं। आज वैसे तो हमने डेली डोज बहुत सारा शुरू में कर दिया, लेकिन हाँ। यह है कि हम और भी जो 2-3 खबरें हमारे पास हैं वो भी शेयर करते हैं आपसे। लेकिन चलिए रस्मन ही सही। आगे से अच्छा खबर ये है कि दरीना जख्मों को सही मुकम्मल करने वाली यस एक ऐसी पट्टी दरियाफ्त कर ली गई है, बैंडेज बना लिया गया है यस लो जी कि जो खास तरीके पे अमल करती है। 2 लेयर्स इसके हैं, वो लेयर्स जो हैं वो ऐसे जख्मों में खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनके जख्म मुश्किल से भरते हैं और खास तौर पे डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत ये खुशी की खबर है कि उनके जख्म जल्दी मुंदमल हो जाएंगे। इसको ऊपर लगा दिया जाता है और ये बड़ी साइंसी अंदाज में काम करती है। सर बिजली से काम करती है। अहम बात ये है कि देखिए बाज लोग की स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, कुछ लोग के जख्म जल्दी भर जाते हैं, कुछ लोग के बहुत देर से भरते हैं। और जैसे अब्दुल रऊफ साहब ने कहा कि जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए तो कहा जाता है कि जख्म जानलेवा भी हो सकता है। तो कोई छोटा जख्म या बड़ा जख्म है अगर वो बढ़ता चला जाए तो शुगर की वजह से वो एक्सट्रीम पर चला जाता है। बाजू का तो आपके जिस पार्ट पर होता है या उंगली पे हो पाँव पे हो तो सर वो बाजू का काटना भी पड़ता है, इतनी नौबत आ जाती है। तो ये बिजली से काम करता है। ये बैंडेज जहां पर भी आपका जख्म है उसके ऊपर लगाएं और ये जो है वो आपके प्रोसेस को, आपके रिकवरी के प्रोसेस को जो है ना वो तेज करता है, बूस्ट करता है। तो एक बड़ी अच्छी इन्वेंशन है, हमने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बिजली है वो जो जख्मों में बैक्टीरिया पैदा होता है उसको भी मारता है। साथ में उसको मारती है और उसको ऐसे जो जख्म में खराबी पैदा होने वाली होती है वो खराबी भी दूर हो जाती है और ये बहुत हेल्पफुल है। बड़ी जबरदस्त इजाद है। जबरदस्त इजाद है जी। नो डाउट। हम हमेशा अपने शो में ना कोई ऐसी खबर आपको जरूर देते हैं जो आपको बताएं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और क्या क्या चीजें इन्वेंट कर ली गई हैं। ये जो इन्वेंशन है सर ये छोटा हो या बड़ा, देखिए आप बैंडेज तो लगाते हैं ना जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, कोई छोटा जख्म हो या बड़ा जख्म हो, क्योंकि ये स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। बाजुकात आपका जख्म 2-4 दिन में भी ठीक हो जाता है, बाजुकात बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बिजली से चलने वाला जो बैंडेज है ये आपका छोटा या बड़ा जख्म जो है उसको, उसके प्रोसेस को तेज करेगा, बूस्ट करेगा। अगली खबर आपको देते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि कितना आसान हो गया है बिजली पैदा करना। सर कपड़ों से, मतलब ये कहा जा रहा है कि आप कपड़े पर तांबे की कढ़ाई होगी और तांबे की कढ़ाई से आप बिजली पैदा कर सकेंगे। ये तो फ्रॉक ही बना दिया सर खवातीन का लेकिन मैं तो पढ़ रही थी जब इसको तो वो शर्ट्स की बात कर रहे थे। पूरा लिबास है, मतलब तांबे की तारों से अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब पीछे से ना हमें कुछ अच्छी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये होता है कि आप सर्दियों के कपड़े जब पहनते हैं, डेनिम पहने या फिर आप सर रेशमी कपड़े पहने, तो आपने देखा होगा वो अर्थ होता है एकदम से ना, आप देखते हैं वो चिंगारियां थोड़ी सी नजर आती हैं आपको। खैर वो तो सर्दियों की वजह से क्योंकि आपकी जिस्म जो है वो खुश्क होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इन्वेंट ये किया है कि सर कपड़े की सिलाई के दौरान तांबे की तारें इस्तेमाल की हैं जो कि एक दूसरे से जब लगती हैं, अगर आप एल्बो की बात करें या कॉलर की बात करें या शर्ट की बात करें, तो जब ये एक दूसरे से लगती हैं और साथ लगने के बाद ये बिजली पैदा करती हैं। इसका एक्सपीरियंस इन्होंने 2 से 3 से 4 दफ़ा किया है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ लोगों पे और नतीजा ये निकला है कि अब कपड़े पहनने से बिजली पैदा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि बहुत कम खर्च से बिजली पैदा होती है। आपने कपड़े पहनने हैं बस, हाँ, तांबे की कढ़ाई पहनने हैं, वो अंदर बॉडी के अंदर जो उसके लगे में इंस्ट्रूमेंट वो खुद ब खुद जुड़ के जैसे तांबे की तारें उनके साथ जुड़ती है तो वो जनाब वो बिजली पैदा होती है। कमाल ही अभी इन्वेंशन चलती फिरती बिजलियां लड़कियां, चलती फिरती बिजली लड़के। वो जो गाना है ना मशहूर, वो तो पक्का हो गया फिर, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। आए सर वो भी बिजली छुएगा वो जल जाएगा। एक मुझे भी याद आ रहा है, बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई, ये भी है। वो तो पक्का पक्का ना, मैं कह रहा हूँ कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। यहाँ जल नहीं जाएगा सर, यहाँ रोशन हो जाएगा बिजली है ना। खैर अच्छी और अनोखी इन्वेंशन है, तो हमने कहा चलिए आपसे खबर शेयर करते हैं। अगली खबर पे चलते हैं। सर ये क्या ही खबर है, किस्मत हो तो ऐसी हो बिल्कुल। सर बैठे बिठाए और फिर आपका कोई अंदर इन्वेस्टमेंट ही ना हो। आप देखिए जी, हम खबर आपको देते हैं, अमेरिका का ये एक शहरी है जिसके दोस्त ने उसको कन्विंस किया कि भाई देखो मेरी बात सुनो, बूस्ट पे जा रहा है आजकल ये लॉटरी का सेशन, तो एक लॉटरी की टिकट ले लो। उसने अपने दोस्त के स्टॉल पे टिकट ले ली, कहानी सुनिए बड़े गौर से, टिकट ले ली और सर टिकट लेने के बाद 5 नवंबर को इसकी कुरंदाजी होनी थी और जनाब की लॉटरी निकल आई।
पहले $50,000 का उनको उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कहा 4 नंबर मेरे मिल गए। अच्छा। और $50,000 की उनकी लॉटरी निकल आई। लेकिन ये है कि वो एक तरह का जैकपॉट जिसको आप कह लें, उसमें $1.5 लाख हो गए। बता तो रही हूँ कि मतलब वो लॉटरी तो टिपिकल लॉटरी है ना, 50,000 तो टिपिकल था, लेकिन वो आजकल बूस्ट चल रहा था। मतलब वो गेम ये थी कि अगर आपकी लॉटरी निकलती तो वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो सर वो डबल ट्रिपल मेरे ख्याल से 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, कोई $1,50,000। अब इस स्टोरी को जो लोग तशहीर करेंगे दुनिया जहान में, जो लॉटरी बेचने वाले हैं, तो वो तो मिसाल के तौर पे पेश करेंगे कि आप थोड़े से पैसों से लॉटरी खरीद लें। वैसे लॉटरी होती गैर इस्लामी है। अच्छा। हमारे मुल्क में इसीलिए इजाज़त नहीं है, मुस्लिम ममालिक में नहीं होती, लेकिन बाहर के मुल्कों में खेली जाती है। पागल हुई होती है दुनिया। मैं तो इंग्लैंड में था और मतलब वो या अमेरिका में भी मैंने देखा है कि लोग आते जाते पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते, वो रैंडम कोई $2, $2, $3 की लॉटरी खरीद लेते हैं बड़ा इसी यकीन उम्मीद करते के ऊपर हैं के। लक पे बड़ा यकीन करते हैं। हाँ। और डेस्टिनी पे बड़ा यकीन करते हैं कि भी किस्मत किसी भी वक्त चल सकती है। तो देखिए ना, एग्जांपल आ गई ना आपके सामने, खुद भी नहीं ली, दोस्त ने इसरार करके कन्विंस करके कहा कि वही लॉटरी की टिकट ले लो। अब दोस्त तो सर हाथ मलता होगा, मैं ही ले लेता या मैं खुद भी कुछ कर लेता। तो एक दफा मैंने एक जगह से लॉटरी खरीदी। अच्छा। और वो उसकी होती है ना, टिकट लें आप, उसको रगड़े तो आपके पहले तो वो कुछ निकल आता है। अच्छा, तो मैंने $5 की ली, वो मैंने रगड़ा तो $5 निकल आए। मैंने कहा ये मेरे लिए सबक है कि बस इतना काफी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैसे पूरे हो गए। पैसे पूरे हो गए हैं। तो उसके बाद दोबारा मैंने कभी नहीं खेला। अच्छा, लेकिन ये जनाब तो जी मारे न्यारे हो गए हैं आपके, और दिन में आप एक रात में आप अमीर हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है भी, आप इंजॉय करें सारी जिंदगी भी, अगर आपको याद रहेगी लॉटरी। लेकिन अब मुझे इसके बाद इस बात का यकीन हो गया कि अब ये लॉटरी जितनी ट्राई करेंगे ना सर, जिसपे इनको बिल्कुल यकीन नहीं था, अब इन्होंने हर रोज एक नया लॉटरी खरीदना है और हर रोज नई लॉटरी खरीद के अपने पास रखनी, बिकॉज एक दफा आप जीत जाए तो ये ऐसा नशा है कि फिर ये लग जाता है। हाँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देंगे। आर्ट वर्क जो सिर्फ बैरूनी खला में मौजूद हो सकता है, निजी लेबोरेटरी में तख्लीक कर लिया गया है। अच्छा, ये क्या है जी? ये खला में जाके टेक्नोलॉजी में बर करेंगे? ये सर नजर वहां पे आएगा, लेकिन इसका वजूद यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर एग्जिस्ट यहाँ पे बनाया, उसको भेजा है। अच्छा। मतलब एग्जिस्ट यहाँ नहीं करता, ये सिर्फ वहीं पर होगा। मतलब इसको भेजा वहां गया, लेकिन हम सिर्फ उसको वहीं देख सकते हैं, और तख्लीक जो है वो उसको यहाँ पर लेबोरेटरी में किया गया। वाह वाह। कोई ग्रेविटी नहीं होगी, ये खला में फिर लहराता रहेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली सर, आप देखते हैं अक्सर चीज़ों का, मतलब हम कार्टून्स पे देखते हैं या बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ऑब्वियसली अगर खला में चीज़ जाती है तो वो हमेशा वो यही होता है कि वो खला में ही परवास करता है। मतलब आप देखें कि वो ऐसी फील आती है कि वो वहीं पे है। मतलब आप ज़मीन पे ग्रेविटी ना होने की वजह से, आप ज़मीन की कशिश ना होने की वजह से ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती नहीं है, तो वो हवा में उड़ता नजर आता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त। एक क्विक सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। आमिर, इस वक्त सियासत को अगर देखा जाए तो सारी सियासत इसके ऊपर खड़ी हुई है कि पंजाब की असेंबली, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की भी है, लेकिन पंजाब की असेंबली तोड़ी जाएगी या नहीं तोड़ी जाएगी। हुकूमत जो है वो तो ऐलान कर चुकी है, लेकिन जो इमरान खान की पार्टी है वो तो ऐलान कर चुकी है, लेकिन हुकूमत तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने को तैयार बैठी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ख़ास तौर पे पंजाब असेंबली को टूटने से बचाया जा सकता है। कोई ऐसा तरीका आपकी समझ में आता है? फिर ये स्ट्रोक के बारे में भी बताइएगा जो इमरान खान ने खेला है, इसको आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो इमरान खान की अच्छी मूव है। आप देखें ना, किसी भी सियासी चाल का आपको उसको जज करना हो तो देखा जाता है कि उसके मुखालिफिन पे क्या असर पड़ा है। अब आप देखें कि यहाँ पर मरियम नवाज साहबा भी, मरियम औरंगजेब साहबा भी, राना सनाउल्लाह भी मादी में बार बार कहते रहे हैं इमरान खान को कि भाई, और PTI को कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें अगर इलेक्शन चाहते हैं तो, और ये उनको ताना देते थे कि असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ते। अब जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है तो इनको तो खुश होना चाहिए ना हुकूमत को कि जो वही चाहते थे वही काम हो गया है। और अभी आपको याद होगा कि अभी जब इसने तकरीर की थी इमरान खान ने PTI में, जिसमें ऐलान किया था, उसके बाद दौलत दारा साहब और काफी लोगों का नून लीग की और PDM की तरफ से ये रिएक्शन आया था, देखें कि हमारी हुकूमत गिराने आए थे, अपनी सब्जियां तोड़ के जा रहे हैं, अपना वो बेड़ागर कर दिया इन्होंने, तो फिर बेड़ागर को खुश होना चाहिए ना। लेकिन ये खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में अगर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं 90 दिन के अंदर, अगर फरवरी में तक इलेक्शन हो जाती हैं
अगर असम्बली तहलील हो जाए तो इट मीन कि 90 डेज में आपको पता है इलेक्शन कराने होते हैं, तो वो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त जो पंजाब में पोजीशन बनी हुई है वो पीटीआई जीत जाएगी आराम से, मेरे अंदाजे के मुताबिक जीत जाएगी। 2/3 अक्सरियत ना भी मिले तो उनको सादा अक्सरियत और अच्छी मेजॉरिटी के साथ ये सीटें बना लेंगे अपनी, और वो ज़ाहिर है फिर पीडीएम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तो जब 300-400-500 हल्कों का इलेक्शन हो, केपी असम्बली और पंजाब असम्बली का या सिंध असम्बली की जितने जगह रिजाइन करते हैं, तो वो वैसे मुल्क में जनरल इलेक्शन की पोजीशन पैदा हो जाएगी। फिर आप देखिए अगर ये हुकूमत बना लेते हैं पंजाब में और केपी में, तो अगर अगस्त में पार्लियामेंट ने कौमी असम्बली ने अपना टिडोर पूरा किया तो फिर इलेक्शन हुए जनरल इलेक्शन कौमी असम्बली का या सिंध असम्बली और बलूचिस्तान जो बाकी असम्बलियाँ बचती हैं, तो पीडीएम के लिए कितना बड़ा लॉस होगा कि सूबे में पंजाब में हुकूमत उनकी मुखालिफ पार्टी की होगी और ज़ाहिर डेवलपमेंट बजट होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है सूरत आमिर। लेकिन इमरान खान ने उनको एक तरह से कर तो फिलहाल तो उनको एक मुश्किल में डाल दिया है, अच्छी खासी मुश्किल में डाल दी है आमिर, लेकिन उसके साथ क्या ये नहीं कि इमरान खान ने पूरे मुल्क को ही मुश्किल में डाल दिया है। उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ मईशत बड़े बुरे हाल में है हमारे, और अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि जो डोनर्स हैं बाहर IMF या दूसरे डोनर्स या जो लैंड करने वाले हैं पैसा, वो ये बात कहते हैं कि जी आपकी तो स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है, आपको किस बुनियाद के ऊपर कर्जा दिया जाए। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इकोनॉमी के लिए स्टेबिलिटी तो इंतहाई जरूरी है, और स्टेबिलिटी इस वक्त नहीं है और ना आ सकेगी। स्टेबिलिटी सिर्फ जनरल इलेक्शन से आएगी, जनरल इलेक्शन के बगैर इमरान खान ने तो ये मामला दूसरे से पैदा करनी है। पीटीआई वालों के पास दलील ये है, वो ये कहते हैं कि ठीक है कि इलेक्शन में 20-22 अरब खर्च होगा, लेकिन वो कहते हैं इलेक्शन ना होने से जो इकोनॉमी का नुकसान सैकड़ों अरब का हो रहा है वो भी एक परेशानी की बात है। और पीटीआई का कहना ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत से मामला संभल नहीं रहे, ये बैड गवर्नेंस है, तो ये वैसे ही इस काबिल नहीं है, सहल नहीं है कि चला सके मामला, तो इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के बाद एक फ्रेश मैंडेट लेके जो आएगी उसमें सियासी उसके बाद स्टेबिलिटी भी होगी, 5 साल का उसके बाद फ्रेश मैंडेट भी होगा और वो बेहतर तरीके से पॉलिसी बना सकेगी। और बाहर के आलमी मालियाती इदारे और डोनर जो मुल्क भी, उनको भी आसानी होगी, पता होगा कि अब ये जो हुकूमत आई है ये चलेगी, और 5 साल ना तक हो, 3-4 साल तो कहीं नहीं गई ना, तो वो उनका एक अपना मौके में जा रही है। सियासत है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल गेम की जारी होती है, तो आप जो पिस रहे होते हैं वो आवाम पिस रहे होते हैं। आप देखें ना कल रात को पेट्रोल प्राइसेस में भी इतनी कमी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउन हो रही है, लेकिन चीजें नहीं हुई। वजह यही है कि माशी और तरह से बड़े प्रेशर्स हैं तो उसमें रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हुकूमत तो यकीनन चाहती होगी कि कुछ ना कुछ कमी करे, कुछ ना कुछ रिलीफ दे, क्योंकि उनको अंदाजा तो है कि महंगाई ने क्या उनका बुरा हाल कर रखा है लोगों का और उनके वोटरों का, और कितनी परेशानी है। तो ये अब एक अजीब मखमसा है, लेकिन रहू भाई असल में इलेक्शन के बगैर इसका कोई हल है नहीं, यानी हल निकलता नजर नहीं आ रहा। और एक बात ये भी तो भर है ना, जो चीज पीटीआई के हाथ में जाती है कि हमेशा किसी भी जमहूरी निजाम में अवाम से फ्रेश मैंडेट लेना या अवाम से मैंडेट लेना हमेशा अहम समझा जाता है और उसे अच्छा समझा जाता है, कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर असम्बली तोड़ते हैं, ये पंजाब असम्बली तहरील करते हैं तो ये मामला अदालत में जाता है और फिर चीफ मिनिस्टर वहां पर ये कहे कि हम तो अवाम से मैंडेट लेना चाह रहे हैं, हम अवाम से फ्रेश मैंडेट लेना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत के पास भी कोई दलील होगी, क्योंकि हम हर जगह पे अवाम की राय को, वोटर की राय को, अवामी मैंडेट को एक तकद्दुस की तरह उसे लिया जाता है। तो कोई भी अगर पार्टी अगर कहे कि हम इलेक्शन करा के एक नया मैंडेट, फ्रेश मैंडेट लेना चाहते हैं, अवाम हमें अगर चाहे तो हमें सिलेक्ट करे, नहीं चाहे तो हमें सिलेक्ट ना करे, तो वो एक ये बात इनके हक में जाती है, क्योंकि जमहूरी सियासी निजाम में आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी अगर कमजोर हो और मुल्क में हालात उसके लिए ठीक ना हो, सिक्योरिटी ना हो, वो 1-2 साल बाद भी अगर इलेक्शन करा दे तो वो इलेक्शन में खर्चे अपनी जगह होंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकेगा कि आपने इलेक्शन क्यों कराए, क्योंकि देखे ना अगर आवाम पीटीआई के साथ ना हो तो पीडीएम को तो फिर इलेक्शन करा देना चाहिए उनको। वो तो देखे हमेशा से कहते हैं इमरान खान सिलेक्टेड है, पॉपुलर नहीं है, ये है वो है, तो ठीक है, अवाम को फैसला कर रहे थे, इमरान खान को बदतरीन शिकस्त देने थे अवाम को,
लेकिन मतलब उनको पता है आप कह रहे हैं सर कि नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, आप इस चीज़ की फेवर में है कि इलेक्शंस टाइम से पहले हो जाने चाहिए। जैसे कि पीटीआई क़यादत के ऑन एंड ऑफ बयान आते हैं, फवाद साहब कहते हैं कि हमें रमज़ान से पहले इलेक्शंस चाहिए। अफोर्डेबिलिटी बड़ी मैटर करती है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि यस अफोर्डेबिलिटी होगी तो ही इलेक्शंस हो सकेंगे। तो क्या पहले इलेक्शन होने से क्या हम जो देख रहे हैं चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी? सियासती डायनामिक्स की अगर बात की जाए, माशी सूरत हाल की अगर बात की जाए, इज इट अ सोल्यूशन? देखिए, इलेक्शन कराने से सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो तो खत्म हो जाएगा ना। अच्छा। यानी इस वक्त देखिए जिस तरह की रजीम चेंज हुई है और सिर्फ में हमें अभी भी सिर्फ 2 अरकान की अक्सरियत है, सिर्फ 2 का ही इनको मतलब एक्स्ट्रा इनके पास है वोट इनके पास। तो और वो 14 जमातों का इत्तेहाद है, यानी एक लोग भी शामिल हैं जिसमें बुगटी साहब भी शामिल हैं, शादिर बुगटी भी और इतना और भी लोग हैं, छोटी छोटी पार्टी इतने ग्रुप हैं, सबको आपको पता है सौदेबाजी करनी पड़ रही है, सबको राजी रखना पड़ रहा है, 4-4 लोगों को 5-5 लोगों की पार्टी को गवर्नर देना पड़ रहा है और चीजें कॉम्बिनेट करनी पड़ रही है। तो ये तो एक तरह की जो एक सौदेबाजी और सियासी ब्लैकमेलिंग है उसका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि इस पोजिशन ऐसी है कि हम पार्लियामेंट का चांस कम है। यानी इमरान खान वर्सेस ऑल वाली पोजिशन होगी ना, या इमरान खान आएगा या पीडीएम आएगी, और मेरा ख्याल है कि हम पार्लियामेंट नहीं बनेगी। पार्लियामेंट यानी 2 फ्रीक बन चुके हैं वादे, तो जो भी आएगा उसको कम से कम सिंपल मेजोरिटी अच्छे तरीके से हासिल होगी और बहरहाल एक पब्लिक मैंडेट मिलेगा उनके पास। और ये गारंटी लेनी चाहिए इलेक्शन से पहले कि रिजल्ट को माना जाएगा, तो रिजल्ट को तस्लीम किया जाए, कोई इसमें कोई धांधली का या कोई और कंप्लेंट दिखाने की उस तरह कोशिश न करें और रिजल्ट को माने और अपोजिशन करें ढंग से 5 साल के लिए। तो मेरा ख्याल है कहीं पर, और फिर इस दौरान अगर ये डेट दे देते हैं तो अगले 4-5 माह 6 माह की भी डेट देते हैं, अगर मई की भी डेट देते हैं इलेक्शन की, मेरा ख्याल है पीटीआई मान जाएगी। तो फिर ये इकोनॉमी पे कोई एक मिसाक कर लें, चार्टर कर लें, 2-3 चीजों पे तय कर दें, जिसमें शरह सूद बढ़ा रहे हैं और चीजें बढ़ा रही हैं, तो भाई जो भी पार्टी आए इलेक्शन जीत के जो भी आए, इन पॉलिसियों को जारी रखा जाएगा। तो उससे एक मैसेज जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना जिसका ग्रुप तो 2 ही है, तो दोनों ग्रुपों की सूरत में अगर इकोनॉमी पे या कुछ पॉलिसियों पे इनका इत्तेफाक राय हो जाए तो वो इलेक्शन डेट की सूरत में हो सकता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं मुज़ाकरात होना। तो बाहर के जो आलमी इदारे वगैरह उनको भी ये मैसेज जाएगा कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आएगी उसने इन पॉलिसियों को जारी रखना है, माशी पॉलिसियों को। तो उससे वक्ती तौर पर कोई ना कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर इमरान हुकूमत आएगी, इमरान हुकूमत कुछ और स्टेप्स भी ले सकेगी जो आमतौर पर पोलिटिकल प्रेशर की वजह से हुकूमत नहीं ले सकती। निगरान हुकूमत पर दबाव नहीं होता ना, वो टेक्नोक्रेट हुकूमत होती है। लेकिन साथ ये जरूरी है कि सब कुछ जेन्युइन हो, उसमें फेयर हो, ये ना हो कि निगरान हुकूमतें बना के उनको लंबा करने का प्रोग्राम हो। अब देखें ना, पीटीएम वाली कहना शुरू हो गया है कि हम इस पार्लियामेंट की टेन्योर के बाद ही हम 6 महीने साल और बढ़ाएंगे। तो क्यों बढ़ाएंगे मुद्दत? कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट की मुद्दत से 6 महीने बाद ये साल बढ़ जाए? कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए सब अहम लोग भी, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला भी और अहम लोग इंडिया नवाब पीडीएम के ये बात कहना शुरू हो गए। तो ये भी एक उसका यानी अवाम से के पास जाने से भागने की बात है ना, कि आप 1 साल और क्यों बढ़ाएं? कोई 5 साल आपको अगर टेन्योर अगस्त में असेंबली खत्म हो रही है, उसको किसी तरीके के साथ 6 महीने साल बढ़ाने का तरीका ढूंढा जा रहा है, तो ये भी फिर उससे भी तहरीक इंसाफ अंडर प्रेशर आएगी ना। वो तो यही सोचेगी कि इनका इरादा पता क्या है, या निगरान हुकूमत बना के अपनी पसंद की निगरान हुकूमत बना के उसको लंबा कर दी जाएगी। आप देखें निगरान हुकूमत मरकज में खासतौर पर राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना रखे। अब राजा रियाज हम सब जानते हैं कि वो इनके तहरीक इंसाफ की तरफ से एक उनके फारूक ब्लाक अले हैं और वो फ्लोर क्रॉसिंग की है उन्होंने, कहीं से भी वो अपोजिशन लीडर के लिए क्वालिफाई नहीं करते और वो हुकूमत के साथ हैं, बिल्कुल फ्रेंडली हैं, उनका हिस्सा है और ऐलान कर चुके हैं कि वो अपना अगला इलेक्शन मुस्लिम नून के टिकट से लड़ेंगे। अब ऐसे अभी भी इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन वही है। अब उन्होंने पीडीएम ने भी भरम रखने की मामूली से कोशिश भी नहीं की। हालांकि हौसबख्श मेहर साहब जीडीए की तरफ से वो उम्मीदवार थे, तो हौसबख्श मेहर भी एक मॉडरेट आदमी है, मुतदल आदमी है, हुकूमत के साथ ही चलते, उन्होंने कौन सा मसले पैदा करने थे, लेकिन उन्होंने इसकी भी जहमत नहीं की और अपने ही एक इंतहाई काबिल आदमी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है। ठीक है सर थैंक यू फॉर योर काइंड रिव्यूज। सर सिलेक्शन बहुत मैटर करती है, बात उनकी यही थी और जो बिल्कुल ठीक थी। हमने अब एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे फोरम्स ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन हमारे पूरे प्रोग्राम में एक सेगमेंट हमेशा ऐसा होता है जिसमें हम इंडोर्स करने की कोशिश करते हैं, अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं उन तमाम लोगों को जो कि नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जो कि इंसानियत की खिदमत में पेश हैं। आज किसी शख्सियत से आपसे मुलाकात कराऊंगी, लेकिन उनसे मुलाकात से पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ दे दूँ अगर तो स्ट्रीट चिल्ड्रन, खासतौर पर मजदूरों के बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे और वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तालीम जैसा जेवर नहीं ले सकते, उनके लिए एक ऐसा इदारा काम करे जिसे हम कहते हैं AET फाउंडेशन। कैसे काम कर रहा है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल कि आपके बच्चों के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हाफिज कमर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और ये चेयरमैन है AET फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। सर कहिएगा कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पहले तो अप्रिसिएशन गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से आपको, फिर ये बताएगा कि कब से शुरू किया आपने काम। मैं सबसे पहले अगेन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो पब्लिक न्यूज़ ने रेज़ की है, क्योंकि इस टाइम में बहुत कम हो गई है ऐसे बच्चों की आवाज़ को उठाना जो कि बेसरो सामान है, जिनके कपड़े फटे होते हैं, टूटे जूते हैं, जिनके पेट खाली हैं। उन बच्चों के लिए अब बहुत कम लोग जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। पब्लिक न्यूज़ डिज़र्व टू बी अप्रिशिएटेड एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। और रही बात यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कोविड से पहले पाकिस्तान का हर चौथा बच्चा मजबूर है कि वो अपनी तालीम छोड़ के वो किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे जाके काम करे। बच्चियां मजबूर है कि वो घर बैठ के या तालीम हासिल करने की बजाय एज ए मेड जाके काम करें। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान का हर चौथा बच्चा, जो कि कोविड से पहले ये सिचुएशन थी, वर्सेस अब कोविड के बाद इससे भी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो वर्स हो चुकी है। तो इन हालात के अंदर AET स्कूल फाउंडेशन कोशिश कर रहा है कि ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल भी खाना तक नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको हम जाके सर्च आउट करते हैं डिफरेंट एरिया से और उनको हम स्कूल तक लेकर आते हैं, उनको तालीम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोई भी नेशन विदाउट एजुकेशन अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती है। हर एक चीज़ ज़रूरी है, हर मामला ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान को आपने इंटरनेशनल एक प्रेस्टीज पे लेके जाना है, तो आपको एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, हर 2 में से 1 घर और 3 में से 2 घर में आपको बच्चे ऐसे ही काम करते हुए नजर आएंगे जो कि ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पर उनके पास खाने के लिए बेसिक नीड्स नहीं है, तो तालीम तो बड़ी दूर की बात है। जी जी, कैसे कैटर करेंगे, ये तादाद बहुत बड़ी है, फाइंड आउट कैसे करते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटेशन देते हैं और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ देते हैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल 100% सही बात की है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। तो इस हवाले से मुझे इशफाक साहब की एक बात याद आ रही है कि वो कहा करते थे कि आप सिर्फ एक का हाथ पकड़ लो, तो जब आप एक को खड़े कर लोगे वो 10 को खुद ब खुद ही पकड़ लेगा। तो हमारी भी बिल्कुल वही कोशिश है, एक स्ट्रैटेजी है कि हम अपने हिस्से का काम कर दें। जिस तरह पब्लिक न्यूज़ बहुत बड़ा काम कर रहा है, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन इस टाइम, इसी तरह हम भी सिर्फ जो है 1-1, 2-2 बच्चों को पकड़ते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के जो है 5 मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारा स्कूल जो कि काम कर रहा है। ऐसे बच्चों को जो कि हम उन्हें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये फोर्स करते कि आप अपना काम छोड़ के एजुकेशन की तरफ आ जाए, हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वी स्ट्राइक अ बैलेंस कि आप अपना काम भी करें। अच्छा। और आपके पास जब टाइम है पूरे दिन में, जब भी आपके पास टाइम है, या आप हमारे पास आ जाए, अगर आप नहीं आ सकते तो फिर हमारा वॉलंटियर उसकी काम की जगह पे चला जाता है। अच्छा, ये बताइए, मैं आज हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने राबिया बीबी उस्मान का जिक्र किया, जी जी, जिनको ईदी फाउंडेशन ने पालने में से उठाया था। उनके वालिदैन का पता नहीं था, कोई छोड़ गया, उनको अबैंडन कर दिया, उनको उन्होंने तालीम दी, उनको नाम दिया, और वो इस वक्त नाइकी जैसे कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी जो है बाहर के मुल्कों में, वो उनकी डेटा एनालिस्ट बनी हुई है, बहुत बड़ी एनालिस्ट बनी हुई है। तो इतना नोबल काम है, जरा सा किसी बच्चे का हाथ थाम ले तो कहाँ कहाँ पहुंचा जा सकता है। मिसालें ऐसी मौजूद है। तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत नोबल है, मतलब इस हवाले से देखा जाए तो रुकावटें क्या पेश आती हैं, मतलब ये बताइए, और रुकावटों को दूर करने के लिए फिर क्या करते हैं?
देखिए, सबसे मुश्किल काम जो होता है वो आपका अपनी ज़ात से लड़ना होता है। ये वो चीज़ है या ये वो रास्ता है जहाँ पे आप किसी दूसरे के लिए अपने आप को मार के रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे को कहते हैं कि हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए। सबसे बड़ा जो मसला आता है इसमें आपने लोगों की सोच से लड़ना होता है, क्योंकि आप हर काम कर सकते हैं, किसी की सोच को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ती है आपको। तो लोगों की सोच के साथ मुकाबला करना पड़ता है। फिर इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो वो हम ये नहीं कह रहे कि सारे बुरे हैं। जो लोग इस चीज़ को मिस यूज़ करते हैं उनकी वजह से उन लोगों का काम के अंदर रुकावटें हायल होती हैं जो कि प्रॉपरली पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी हमने सैलाब के दिनों में कोयटा के अंदर, जहाँ पे आप बिलीव करें कि बच्चों को इतना शौक है कि हमने सिर्फ एक एक पेज दिया और वो भागे भागे एक पेज और कॉपी पकड़ी और वो लिखते जा रहे दे डोंट इवन नो कि व्हाट दे आर राइटिंग, लेकिन उनको इतना शौक है। मुझे खुद से ये चीज़ें देख के मुझे खुद एक मोटिवेशन पैदा हुआ कि मैं दिन रात फाइट करूंगा। जो मेरे हिस्से का काम है, ईदी साहब अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, नाउ इट इज़ आवर टाइम कि हम क्या कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि हर एक शख्स जो बोल सकता है, जो बात कर सकता है, उसको चाहिए कम अज़ कम अपने रिसोर्सेज के मुताबिक हर एक बच्चे के लिए या किसी के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बस आप ये बताएं कि आप फंक्शनल कैसे हैं, ये स्कूल्स कहाँ कहाँ पे हैं? जैसे आपने कहा कि आप ये फैसिलिटेशन भी देते हैं कि अगर आप अवेलेबल हैं बच्चे या उनके पेरेंट्स, तो आप वो आपके पास आ सकते हैं, अदरवाइज यू गाइस कम अप टू डोर्स ना, ऐसा भी होता है कि कहाँ कहाँ पे ये स्कूल्स हैं? क्या ये मोबाइल स्कूल्स हैं या आपके पास टेंजिबल एक मार्केट है या फिर एक बिल्डिंग है? कैसे फंक्शन करता है ये? बेसिकली हम लोग के दो मॉडल्स हैं। एक हम लोग के एग्जैक्टली सेंटर्स बने हुए हैं, दो लाहौर में सेंटर है, एक पिंडी में है, एक खानेवाल, एक कश्मीर और एक कोयटा के अंदर है। कोयटा में मैं बार बार इसलिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया अपने ही पाकिस्तान के हिस्सों को, तो वहाँ कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हम लोग के सेंटर्स होते हैं जिसपे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वी फैसिलिटेट द चाइल्ड लेबर, कि आपके पास जब टाइम है, देयर इज़ नो स्कूल। ये मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जहां पे आप बच्चे को 100% फैसिलिटेट करते कि जब मर्जी आप आ जाओ। और दूसरा, पूरी दुनिया में ये भी ऑप्शन नहीं है कि चाइल्ड लेबर के लिए कोई टीचर खुद चल के उसकी काम की जगह पे चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए और दूसरी पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे नंबर्स थोड़े से वर्स है। तो हम ये कोशिश करते हैं, सेंटर्स भी हैं हमारे, दूसरा हमारे मोबाइल वॉलंटियर्स, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, दे प्रोवाइड देयर लाइक डेली आधा घंटा या 1 घंटा दे देते हैं उनको। हम बच्चे स्पेसिफाई कर देते हैं, एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं और वो उन तक पहुंच के जो है उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें यानी रुकावटों की जैसे हम बात कर रहे थे, जहाँ पे कोई बच्चा मुलाजमत कर रहा है, घर की मुलाजमत हो या किसी वर्कशॉप में काम कर रहा हो, और फिर उसके अपने वालिदैन भी हैं, ये दोनों तबकात बहुत रेजिस्टेंस है इनकी, ये रुकावट पैदा करते हैं। तो वालिदैन को कैसे कायल करते हैं फिर, जहाँ पे जो लोग मुलाजमत दिए हुए हैं बच्चे को, गुजारे वो कहेंगे डेली इतना काम है, तो इसमें से आप जब इतने घंटे पढ़ाई पे लगा दोगे तो फिर आप मतलब काम क्या करोगे? तो उसको कैसे दूर करते हैं? सर आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, आपने सारी थ्योरी को एक्सप्लेन करके रख दिया कि ये दो मेन इश्यूज आते हैं जो आपने कहा, एक पेरेंट्स की तरफ से हर्डल है और दूसरा जो मालिक है, जहाँ सादा ज़बान में जहाँ बच्चा काम करता है उसका उस्ताद, अगर हम सादा लिटरली इसको बात करें, ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो उस्ताद करता है, क्योंकि ही इज सपोज टू पे एट द एंड ऑफ द डे। उसने 400-500 उस बच्चे को देना है वो, और उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं इसे अपने 400-500 पूरा कर लूँ। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा जो है खुद अपनी टीम को अपने दिल बड़े करने पड़ते हैं, उसको उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को समझ के फिर हम उसके साथ फर्स्ट ऑफ आल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। फिर हम दूसरा उसके लिए जो उसका मालिक है, बच्चे का जो उस्ताद है या जो मेड बच्ची है जिस फैमिली में वो रहती है, उनको हम कुछ तरह के, ज़्यादा नहीं लेकिन हम कुछ ना कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, उनको अप्रिसिएशन देते हैं। तो और इस तरह के छोटे छोटे इंसेंटिव जो है वो फिर उन चीज़ों को देखते हुए दे अलाउड वो दिन में आधा घंटा दे दें या वीक के अंदर 1 घंटा दे दें, क्योंकि वो आपकी वाली बात बिल्कुल सही है, 100% है कि वो टाइम वो नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त करता कि मैं इसको पैसे भी दूं और इसको मैं टाइम भी दूं कि ये पढ़े।
अच्छा, टारगेट क्या है इन बच्चों को, मतलब जब ये तालीम दी जा रही है, अगर वो 1 घंटा देगा रोज़ का या आधा घंटा देगा या वीक का, तो फिर उसमें टारगेट क्या है कि ये बेसिक पढ़ना लिखना सीख ले या इसके हुनर में बेहतरी आ जाए, क्या मतलब टारगेट हो? देखें, चाइल्ड लेबर इज़ अ कम्प्लेक्स फिनोमिना, क्योंकि चाइल्ड लेबर की कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अपनी 7 साल 10 साल की उम्र में ही अपनी ज़िंदगी की जो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड उसको चीज़ें मिली होती हैं वो सारी तबाह बर्बाद करके बैठ जाता है, खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली आप देखें ना, वो इतना सादा बच्चा नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही वो देखने में बच्चा है लेकिन वो अपने घर का बड़ा है, अगर हम इस चीज़ को समझे तो हम वर्किंग कंडीशन पे सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उसकी जो खसूसियात अहलियत है वो हम निखारें। दूसरा, हम उसको बेसिक एजुकेशन की तरफ लेकर आते हैं ताकि वो पढ़ना लिखना बात करना उसको वो आ जाए। और इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा, ये बच्चे इतने प्रोडक्टिव बच्चे होते हैं कि वो काम जो एक नॉर्मल बच्चा जिसको सारे रिसोर्सेज मिले हैं वो 1 वीक में करता है, ये इतने प्रोडक्टिव बच्चे हैं कि ये उस 1 घंटे में उस अपने काम को मुकम्मल तौर पे सरंजाम दे देते होते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में ये करते हैं, आपके किताबें उनको क्या दे दी जाती हैं, जो आप वर्कशीट दे दी जाती है कि तुमने वीक के बाद हम आएंगे तो तुमने इतना काम करके रखना है, इसका क्या प्रोसेस होता है? सर, इसमें नोट्स होते हैं हमारे, और इसके अलावा जैसे आपने कहा बेसिक बुक्स होती हैं, और ज़्यादातर जो कोशिश होती है वो उसकी इखलाकियात पे कोशिश की जाती है। अच्छा, बदकिस्मती वो टारगेट भी हो गया, एग्जैक्टली टारगेट्स में हो गया, क्योंकि इखलाकियात उसकी बात करना, क्योंकि वो चीज़ें जो एक बच्चे को स्कूल में आके मिल रही हैं, एक अच्छे स्कूल में मिल रही हैं, वो हम उसके डोर स्टेप पे उसको फील करवाते हैं, वो माहौल क्रिएट करते हैं, उसके लिए एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं, उसके लिए खाना लेकर जाते हैं, उसके लिए कपड़े लेकर जाते हैं, जूते लेकर जाते हैं, ताकि उसको किसी ना किसी तरह हम अपने साथ इंगेज कर सके, बिकॉज हमने उसे अपने साथ इंगेज रखना होता है। बाकी टीचर को ट्रेन होता है, वेल इनफ ट्रेन है कि उसने उसको मतलब क्या क्या चीज़ें सिखानी है। अच्छा, खुशी बड़ी होती होगी ज़ाहिर है बच्चों को जब उसको ड्रेस दिया जा रहा है, जूते दिए जा रहे हैं, खाना उसको मिल रहा है, अच्छा, तो कितने क्या रिएक्शन मतलब बच्चों के क्या आते हैं फिर वो? देखें, एक बच्चे की एक पेंसिल जो है ये उसकी पूरी कायनात है, ये एक डब्बा खाने का जो है ये उसकी पूरी कायनात है, ये बहुत सी चीज़ें जो हमारे लिए या एक आम इंसान के लिए मीनिंगलेस है, ये उसके लिए पूरी की पूरी दुनिया है। तो मैं आई कैंट एक्सप्लेन उसकी फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशन को लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता, क्योंकि जब वो फटे हुए कपड़े को चेंज करता है अपने जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। जहानत की बड़ी किस्में होती हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो जज्बाती जहानत है। आमतौर पे तो ख्याल ये रखा जाता है, जहन में आता है कि जब कोई आदमी बहुत जज्बाती होता है तो शायद जहानत उसके पीछे रह जाती है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? डॉक्टर वर्दा हमारे साथ मौजूद है, वर्दा जाहिद, इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, जज्बाती जहानत से मुराद क्या है? मुझे भी नहीं आ रहा, हमें समझाएं जरा। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस, यस, इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम अंग्रेजी में समझें तो इट इज़ इमोशनल क्वोशंट, राइट? ठीक है। इसको हम डिराइव करते हैं लाइक EQ, ठीक है? तो व्हाट एक्चुअली इज़, जो हमारे जज्बात हैं उनको पहले समझा जाए, फिर उनका इस्तेमाल किया जाए, और फिर उनको मैनेज करके हमारे स्ट्रेस को, डेली लाइफ को रिलीज़ किया जाए और अपने रोज़मर्रा की बातचीत को बेहतर बनाया जाए। दैट्स व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। अच्छा, लेकिन ये सारी बातें जो आप कर रही हैं ना, इट साउंड्स रियली गुड, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में? जब आप जज्बाती होते हो ना, खासतौर पर अगर हम ख़वातीन की बात करें, तो जज्बातियत में जो फैसले करने होते हैं वो फिर आप किसी चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते। हाउ टू कीप ऑल दीज थिंग इन माइंड कि आपने इमोशनली, जब आप इमोशंस में हो या ड्राइविंग योरसेल्फ इन इमोशन, तभी तो आपको जहानत दिखानी है। लेकिन ये तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? नहीं, यहाँ का और यहाँ का ताल्लुक और होता है, फिर ऐसे कहते हैं दिमाग और होता है, दिल और होता है, दिल की मानो दिमाग की ना मानो, दिमाग की मानो दिल की ना मानो, इनको मिक्स कैसे करना है? मतलब इमोशनली कैसे आपने इंटेलिजेंट होना है? ओके, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को रीड करें, डीप डाउन हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आइदर इट्स वी आर अपसेट, वी आर डिसअपॉइंटेड, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वी आर एंग्री। जब हम इसको रियलाइज़ कर लेते हैं तो हमें समझ कर इसको बयान करने में आसानी होती है। अच्छा, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है। डीप डाउन अवेयरनेस।
ये हालतें होती हैं जो इमोशनल अमूमन हो, हर वक्त तो नहीं होता, हर वक्त नहीं होता, हर वक्त नहीं होता। तो ये जो इसका ताल्लुक है वो ये है कि जिस हालत में आप इमोशनल हो उस हालत में आप अपनी जहानत को कैसे जहानत को कैसे इस्तेमाल करें। इट्स अ स्किल जिसको हम आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद इसको हम रेगुलेट करना लर्न कर लेते हैं कि कब रेगुलेट करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अच्छा, रुकावटें तो आती हैं जिस वक्त आप इमोशनल है, उस वक्त भूल जाता है, भूल जाता हाँ, है भूल जाते हैं। कि Yes. मैं इसी हालत में हूँ, नहीं हूँ, रियलाइजेशन नहीं होती उसको पूरे तरीके पे। तो इसको कंट्रोल आदमी खुद, आपका मतलब है कि कर सकता है अपनी मर्जी अगर चाहे जी तो। बिल्कुल, अगर चाहे तो, अगर समझे तो। इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। जितना ठीक है। डीप डाउन हम अवेयर होते हैं उतनी ज़्यादा हमारी इमोशनल रेगुलेशन होती है और इतना अच्छा हम मैनेज कर पाते हैं। अच्छा देखिए, इन सारी बातों में ना मेरा और अब्दुल रऊफ साहब का कंसर्न और सवाल यही है कि जब आप जज्बाती होते हो ना तो आप एक्शन का रिएक्शन फौरी देते फौरी हो। देते हैं, हालांकि yes. कहा ये जाता है कि अगर ज़िंदगी में आपने कामयाब होना है ना तो रद्द अमल फौरी नहीं देना। बाद में Yes. आपको मार्जिन भी मिलता है, अपनी बात सही से कन्वे भी कर सकते हैं और उस वक्त आपको लगता है, अगले बंदे को लगता है कि गलती सरासर उसकी थी, बिकॉज आप चुप हो जाते हो। लेकिन आजकल इमोशनली जो लोग वीक होते हैं या इमोशंस में आकर, गुस्से में आकर रिएक्शन करना एक मेन मसला बन गया है हमारा। हाउ टू कंट्रोल दिस कि आप रिएक्ट ना करें? रिएक्ट ना करें, इट्स अ बेसिक स्किल, वी ऑल शुड बी लर्निंग इट, राइट। अच्छा, इसमें 2-3 बातें आ जाती हैं। सबसे पहले ये कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी सिचुएशन हमारे अपने सर्टेन कंट्रोल में नहीं है। इट्स लाइक ABC, ओके। ए इज़ एक्टिवेटिंग इवेंट जो कि कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, एंड B इज़ योर बिलीफ कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे आप रिएक्ट करेंगे। अगर आप B को कंट्रोल कर लेते हैं तो इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। दैट इज़ C कि इवेंचुअली क्या हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा बढ़ा, गुस्सा आपने निकाला, एंड थिंग्स लाइक दैट। So we need to work on that. We need to आपको learn again learn ABC. करने Yes, we need, that's very important. मतलब छोटे तो होते तो ABC सीखी थी, अब बड़ों के दोबारा से ABC सीखे कि आपने कैसे सिचुएशंस को बुनियादी control तौर पे करना बात जो है वो यही समझ में आ रही है कि उस लम्हे में अपने आप को एनालाइज करें, Yeah. सारी सिचुएशन को एनालाइज करें, बातों को एनालाइज करें, माइंड फ्रेमवर्क पे काम कीजिए। ठीक है। और उसमें ये देखें कि मतलब आप ये देखें ना, ये औरतों के लिहाज से अगर देखा जाए, घर में सास बहू के झगड़े हो जाते हैं हो, अक्सर। बिल्कुल। और वो इतनी सी बात को आदमी बिल्कुल चलाकपा हो जाता है और आतिश भगोला हो जाता है, बल्कि कहना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। है। और वो उसमें ऐसी ऐसी बातें कह जाता है जो बाद में उसको एहसास पछतावा होता है कि होता शायद उसने ज्यादती की है, Yes. जब वो और बड़ी बुनियाद लड़ाई झगड़े की बन जाती है। तो ऐसे में आप कह रही हैं कि अपनी जहानत को इस्तेमाल करें, सिचुएशन को रियलाइज Realize करें करें, और yes. चुप कर दें उस वक्त। क्या नहीं, मतलब चुप नहीं करें। चुप करना किसी भी मामले का हल नहीं होता, लेकिन अपने जो जज्बात हैं उनको राइट वे में कम्युनिकेट कीजिए। ठीक उस है। कम्युनिकेशन को लर्न करना इज इमोशनल इंटेलिजेंस। रियलाइज करें आइदर यू आर सैड, आइदर यू आर फ्रस्ट्रेटेड और यू आर एंग्री, देन कम्युनिकेट इट एज नाइसली एज यू कैन। अच्छा, मैं आप एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चे भी कंपैरेटिवली, ख़वातीन की तो चलिए हम बात करें, बच्चे भी बहुत इमोशनल होते हैं। रोना धोना, जिद करना, ये एक कॉमन ट्रेट्स हैं उनकी पर्सनालिटीज़ के, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हैं तो वो भी साथ पक्के होते चले जाते हैं ना उनकी आदतें। माँ बाबा को इस पर कितना काम करना चाहिए कि बच्चे को बचपन से ही इमोशनली इस्टेब्लिश करें, इमोशनली इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाएँ? हाउ टू बिल्ड दिस इन ऑल काइंड ऑफ किड्स? ओके, सी बाय द एज ऑफ 4 इमोशनल इंटेलिजेंस किड्स जो हैं वो यूटिलाइज करना शुरू कर देते अच्छा, हैं, ठीक राइट। है। अच्छा, 4 साल की उम्र से? 4 साल की उम्र में, ठीक है। लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिकॉज अभी वो रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं कि आइदर दे आर एंग्री, दे आर डिस्गस्टेड, दे आर हैप्पी, जॉयफुल, क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है, वो खुद भी नहीं रियलाइज़ कर रहे होते हैं। So by the age of 7 they are able to differentiate between all those negative and positive emotions, right? लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि पेरेंट्स को कैसे उनको बेटर करना चाहिए, that is parents should be emotionally available to them, right? अगर एक बच्चा ट्रॉमा वो टेंट्रम दिखा रहा है, I'm sorry, तो we should know कि why is he or she is frustrating. Yeah. Yes, तो we should sit down nicely, उनको बताना चाहिए कि बेटे ऐसा होता है, it is all emotional you are going through and I understand that, I validate that and I am here to listen that. बच्चे काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, फिर हमें ये क्यों कहा जाता है हमेशा से कि
जहन को एक तरफ और दिल को एक तरफ, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिल्कुल। इनको हम एक साथ ड्राइव नहीं कर सकते। नहीं। यूजुअली यही कहा जाता है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, रिलेशनशिप्स हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, दोस्ती हो, व्हाट्सएवर, कोलीग्स की भी अगर हम बात करें तो कहा जाता है या तो दिमाग से काम लो या फिर दिल से काम लो। तो इन दोनों का मिक्सचर कैसे, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? सी हम हर जगह दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो ज्यादा दिल इस्तेमाल करती हूँ, बहुत सारी जगहों पे मेरा दिल करेगा तो मैं करूंगी। दिमाग, आई डोंट केयर अबाउट दिमाग, हालांकि दिमाग की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए आपको, इंटेलिजेंस से लेकिन काम। यही बात है ना कि दिल हमें ड्राइव कर देता है बहुत इम्पल्सिविटी के साथ और बाद में हमें रिग्रेट हो सकता है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि आइदर ये डिसीजन मुझे दिल से लेना है या मुझे दिमाग से लेना है। लेकिन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन अगर दिमाग से कोई फैसला करते हैं तो फिर बाजू का आपको उस पर भी होता है कि मैंने तो उस वक्त बड़ा सोचा था शातिर दिमागी से कि ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, फैसले तो तब भी गलत हो जाते हैं। फैसलों का क्या है, फैसले तो बाय फेट होते हैं, गलत हो जाते हैं। यस। अच्छा, आप कंटिन्यू कीजिएगा, सॉरी, कि मतलब कैसे इस कॉम्बिनेशन को कैसे साथ लेके जाया जाए? कॉम्बिनेशन, अच्छा, कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है। देखें, बहुत सी जगहों पे हमें दिल इस्तेमाल करना होता है, बहुत सी जगहों पे हमें दिमाग इस्तेमाल करना होता है। सो आई बिलीव पर्सनली, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मतलब बिकॉज आई एम द स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन, सो आई बिलीव इन ब्रेन मोर देन हार्ट। लेकिन हम अपनी डिज़ायर्स को हमेशा रिप्रेस नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स नॉट ओके इवन। अच्छा, इंट्यूशंस बहुत मैटर करती है, वाइब्स का तो आजकल गेम है ना, Game मतलब है। आप इंस्टाग्राम देखे, फेसबुक देखे, सोशल मीडिया It's देखे, only अंदर vibe. आके मुझे एक वाइब अच्छी नहीं आई, इसका मतलब मुझे ये एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा। इट्स अबाउट फीलिंग्स। इट्स अबाउट इंट्यूशंस बड़ी होती है। कैसे किसी इंट्यूशन से आपको पता लगता है कि यहाँ पे मुझे फैसला दिल से करना है, ये यहाँ मुझे दिमाग इस्तेमाल। ओके, यहाँ पे ना आई बिलीव गुड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी Okay. इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपकी गुड मेंटल हेल्थ है तो इवेंचुअली आप इंट्यूशन पर बिलीव करते हैं। लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, यू आर लिटिल डिस्टर्ब, यू आर हैविंग स्ट्रेसर्स, देन यू आर नॉट एबल टू लुक आफ्टर योर इंट्यूशन। यस, एंड दैट्स नॉट ओके। कितना ज्यादा आदमी जो है वो अगर इसको रियलाइज ना करे तो टेंशन में आ सकता है या प्रॉब्लम में आ सकता है, कितना ज्यादा उसकी जज्बातियत खराब हो सकती है और वो बिगड़ सकती है और मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो सकता है वो। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। एक्चुअली ऐसा है कि जब हम ध्यान नहीं देते हैं अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे तो इवेंचुअली हम डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड से स्टार्ट होते हैं, वो इवेंचुअली सिवियर की तरफ चले जाते हैं। पीपल हु डू नॉट टेक केयर ऑफ इट, येस, गेट्स रियली अपसेट। और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता उनका सपोर्टिव सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस ना हो तो वो वाकई ही कुछ डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं जो इवेंचुअली दवाई के ज़रिए हमें डील करने पड़ते हैं। अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपको पता है कि पाकिस्तान में पहले इसकी इतनी बात नहीं की जाती थी। पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात की जाती है। अब यस, मेंटल हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर हार्ट एंड योर ब्रेन एज वेल ना, कि Yes. मतलब आप अगर मेंटली ठीक हैं तो आप दिल से भी काम ले रहे हैं, दिमाग से भी ले रहे हैं, और फिर ये सारे ऑर्गन सही चल, मतलब सारे ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप जब इमोशनली बीमार हैं तो व्हाई यू आर नॉट कंसल्टिंग टू एनी, लाइक आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या फिर साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएं या किसी भी ऐसी थेरेपी को लें। Yes. अब मेंटल हेल्थ के बारे में पाकिस्तान में बात करना शुरू कर दी हो गई है, कितना बिल्कुल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अवेयरनेस देना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमारे सारे काम हमारा ब्रेन डील कर रहा है, राइट? और अगर हमारा ब्रेन ओके या हैप्पी नहीं है then there is no point of other things, right? और brain is the integral part of our body. सो अब बहरहाल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोग छोटी बातों पर भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इतना मुश्किल नहीं समझते जैसे पहले 10 साल पहले और 20 साल पहले समझते थे। पहले तो इसको बीमारी समझा नहीं जाता था। यस, अब लोग रीअश्योरेंस और वैलिडेशन के लिए ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं। एंड इन माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड कि लोग अब इतने तन्हा हो गए हैं दैट दे डोंट हैव एनीवन जिससे वो एक्चुअल दिल की फीलिंग्स डिस्कस कर सकें। उनको लगता है कि हम जज होंगे, लोग हमें वैलिडेट नहीं करेंगे, हमें समझेंगे नहीं, एंड फॉर दैट रीज़न दे गो टू साइकोलॉजिस्ट। अच्छा जी सर। जी, ये दिल और दिमाग के फैसलों में हम फर्क कैसे कर सकते हैं कि ये दिल का फैसला या दिमाग का फैसला? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, वेरी ट्रिकी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कैसे कर मुश्किल है ना? सकते हैं? यस, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल। काम करना भी इतना ही मुश्किल है, नहीं। इतना सवाल का जवाब देना मुश्किल है, इतने काम करना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत, मैं वही बात कहूँगी कि बहुत सी जगहों पे हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे हमें दिल से काम लेना चाहिए, जहाँ पे हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, जहाँ पे हमारी बहुत पर्सनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, लेकिन जैसे वर्क हो गया, जैसे हमारा बिजनेस है, वी शुड बी डीलिंग विद आवर ब्रेन। यस, ये इमोशनल जिस वक्त हम होते हैं उस वक्त तो मेरे ख्याल में खास तौर पे ये होता है कि दिमाग से काम नहीं ले रहे होते हैं।
वो है। बिल्कुल नहीं ले रहे होते, यहीं पर हमारी इमोशनल तो काबू इंटेलिजेंस पैदा है। चैलेंज हो जाती है। यस जी। अच्छा, ये बताइए कि इमोशनल जो आदमी बहुत ज्यादा होता है और आदमी कई वैसे कम बुजुर्ग- होते हैं सर, है ना, बीमारी आदमी की इमोशनल कम होते हैं, आदमी जरा दिमाग से ही काम लेते हैं, खवातीन Not इमोशनल होती always. हैं। नॉट Yes. ऑलवेज, हाँ, हमेशा नहीं, यंगर एज में उम्र के साथ भी इसका फर्क हाँ, पड़ता है। बहुत फर्क बहुत पड़ता ज़्यादा है, फर्क पड़ जाता है। मिडिल एज में जाके ठहराव ज़्यादा आ जाता है। यस लेकिन नॉट ऑलवेज, बाज़ लोग अच्छी उम्र में भी बहुत ज़्यादा हाइपर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत इम्पल्सिव भी होते हैं। नॉट ऑलवेज। उसका क्या तरीक़ेकार है, मतलब उनको नॉर्मल करने का? ये तो आप देखिए ना, जो आप बात कर रही हैं, ये तो खुदकुशी तक जा सकती है, Yes. किसी को मारने तक जा सकती है। बिल्कुल। गुस्से में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, उसमें बीवी ने को बात कह दी, मियाँ को आग लगी, उसने थप्पड़ मार दिया, गुजारा कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, बीमारी है यस ये भी एक बाकायदा। बिल्कुल तो ऐसे। इसको अगर कोई शिकायत करे, देखिए मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ, अगर हमें लग रहा है कि ये सिम्टम्स गैर मुनासिब हैं, हमारा रवैया एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल से डेविएट हो गए हैं और इनको हम सेटल डाउन कर सकते हैं, तो पीपल जो ज़हीन लोग होते हैं या जो अवेयर लोग होते हैं, दे स्टार्ट सर्चिंग in their social circle, right? They keep on asking, they go to Google, they try to seek help. लेकिन जो लोग इसको मसला ही नहीं समझ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कोई मसला भी है, then they would not even go or accept or do अच्छा, something सेल्फ about it. एनालिसिस के अलावा आपके घर में इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ से दो चार हैं तो आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके दोस्त है, आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस देना चाहिए। जैसे कि हमारे पास बहुत से एग्जांपल है, मैं हमेशा कोट करती हूँ, आपको पता है कि दीपिका पादुकोण का कितना बड़ा मसला था। Yes, मतलब she ऑब्वियसली चाहे always वो talks बॉलीवुड से about चाहे वो हॉलीवुड से, एक No एग्जांपल matter है हमारे what, पास yes. ना। अब वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई या एक्सेप्ट नहीं कर पा रही नहीं थी, कर शी इज सफरिंग फ्रॉम, बट स्टिल उनकी अम्मा ने इस चीज़ को एनालिसिस किया कि यार यू आर नॉट नॉर्मल, यू Yes. आर नॉट सीम्स टू बी लाइक नॉर्मल और साउंड्स नॉर्मल। तो ये हमारे इर्द गिर्द कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर आप इमोशनली मेंटली स्टेबल नहीं हो तो इसको कैसे आपके घर वाले आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए ना एवरीबडी शुड बी लाइक रियली एम्पैथेटिक ना, कि अपने साथ तो हम एम्पैथी रखें ही, अपने गिरदोनवा में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी रखें कि हम इस बात को नोटिस करें कि इनके रवैये में तब्दीली आ रही ये है। हमारे जैसा नहीं है इनका रवैया। यस, ये पहले ऐसे नहीं थे। ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड सो इजीली, ही इज इरिटेटेड या ही इज सैड और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। जब जाहिर है, जब घर वालों के पास अवेयरनेस होगी तो दे वुड बी एबल टू टेल यू दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। अच्छा, क्या पैगाम देंगी आप चाचा थे, कंक्लूड कैसे करेंगी कि और मतलब वो भी है, और उसमें साथ में खास तौर पे बच्चों के हवाले से हमने काफ़ी बात की है, लेकिन ये है कि आजकल जैसे हो गया है कि बच्चा है, हमने उसको मना किया, उसने ज़मीन पे लेट के टांगे मारनी शुरू जिद कर ली है, जिद पे आ गया है, तो बाजू अब जी आप बोलिए। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे टैंट्रम्स दिखाते हैं, अगर हम उनको बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तो इट हैपन्स लाइक कि उनका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, और बाज़-औक़ात दे रियली नीड हेल्प, वी नीड टू सिट विद देम एंड टॉक टू देम नाइसली सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि उनका इमोशनल बैगेज क्या है। राइट, मारना उनको माए तो मारना करती है या बाप ये no. करते हैं, लगा रही दो चार इससे पकड़। ज़्यादा पनिशमेंट बड़ी एक्सीडेंट भी है, उसके बाद जो मौसमी तग़य्युरात हैं उस हवाले से भी बातचीत हो रही है, और फिल्म बहुत बदल गई है दुनिया में अगर देखा जाए तो। फिल्म में वैसे तो अब जो ख़ास तौर पर अमेरिकन सिनेमा है वो इतना बदल गया है, उसके बारे में जब बात करते हैं तो जो बड़े बड़े डायरेक्टर पास्ट के थे वो कहते हैं ये सिनेमा ही नहीं है। अच्छा। इसलिए कि स्पेशल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा मतलब हो गए हैं, और ज़्यादातर फिल्में जो बच्चों को पसंद आती हैं या नौजवानों को पसंद आती हैं, डिजिटल सिनेमा हो गए हैं, साउंड इफेक्ट्स में जो फिल्म आ रही है वो सारी की सारी सुपर हीरोज की होती और है। सर इतनी से एक से बढ़कर एक मूवी जब आ जाती है तो आपका स्टैंडर्ड अप हो जाता है, फिर आपको उससे ज़्यादा ही चाहिए होता है, ग्राफिक्स की या प्रोडक्शन की, डायरेक्शन की, एनिमेशंस की, एक्शन की, फनी मूवी की अगर आप बात करें तो आपको हर चीज़ पे जो पहले आपने देखा होता है उससे ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो ये फिल्म है कम से कम जैसे हम देख रहे थे व्हाइट हाउस की, ये ट्रेडिशनल अंदाज में बनाई फिल्म है जो अच्छा। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बेस्ड कर रही है। Yes. तो इस हवाले से मैं समझ रही हूँ इसको देखा जाना चाहिए। मैंने आखिरी फिल्म वैसे सिनेमा में जाके जो देखी थी वो थी जोकर, और अच्छा। जिसके ऊपर जो मेन उसका लीड जिसने किया था उसको एकेडमी अवार्ड मिला था। तो मेरे ख्याल में आपने और देखी भी थी, लेकिन बात- मैंने मोला जट देखी थी आखिरी हाँ। मूवी। चले आगे जो भी आएगी हम जाके देखेंगे। अब हमें आपसे इजाज़त चाहिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।